आज इतिहास का चैप्टर 1, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इतिहास और पाषाण युग। फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और इससे काफी क्वेश्चन आप लोगों को आता भी है और हर कंपटीशन में आएगा। ये नहीं कि कोई स्पेसिफिक कंपटीशन उसी में आएगा, हर कंपटीशन में, जनरल के जितने कंपटीशन है सब में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन, एक या दो या चार क्वेश्चन आते रहता है। इसको बढ़िया से आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद फिर ऑब्जेक्टिव, इसका टेस्ट हो चुका है, फिर ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ाने के बाद यहाँ जाइएगा, इसका नोट्स पढ़िएगा। नोट्स के बाद फिर आपको जो किताब होगा आपके पास, लुसेंट या अदर कोई भी एनसीईआरटी बुक हो, उसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इससे ऑब्जेक्टिव संबंधित बना लीजिएगा। बनाने के बाद फिर यदि लगेगा कि नहीं क्लियर हुआ है तो फिर इसके बाद इसका नोट्स है उसको पढ़िएगा। फिर आपको रेफरेंस बुक कोई पढ़िएगा, फिर ऑब्जेक्टिव कोई दूसरे किताब से बना लीजिएगा। इतना करिएगा तो इससे कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हालांकि 100% आपको जरूरत नहीं है, 80-90% ही काफी है। सिलेक्शन के लिए आईएएस का भी एग्जाम में देखते होंगे कि 50% पर ही आईएएस फाइनल हो जाता है, 50% पर ही फाइनल हो जाता है। पीटी मेंस और इंटरव्यू के साथ सब क्लियर हो जाता है इतने। तो कभी भी 100% मैंने 100 नंबर के चक्कर में नहीं पड़ना कि हमको 100%। 150 का बीएसएससी का एग्जाम होता है तो 150 में 150 क्वेश्चन लाने की आपको नंबर लाने की जरूरत नहीं है। 150 में 150 क्वेश्चन सही करने की भी जरूरत नहीं है। सिलेक्शन कितना पर होता है? अधिक से अधिक मान लीजिए जाएगा 110, नेगेटिव मार्किंग है तो 104, 105 या 100 या इससे भी लोअर रहता है। ठीक है, क्या चीज? गर्मी लग रहा है तो आप पीछे बैठ जाइए, वो दो लोग हैं ना, उस पर बैठ जाइए, वहां पर बैठ जाइए अंजनी के पास। तो चेप है, वहां बैठ जाइए, काट के डालना है। ठीक है, तो पहला चैप्टर हेडिंग डालिए आप लोग, इतिहास। इतिहास में चैप्टर नंबर 1, इतिहास और पाषाण युग का परिचय। इतिहास हेडिंग डालिए आपको पहले, इतिहास। इतिहास में आपको इतिहास और पाषाण युग का परिचय। इतिहास और पाषाण युग, पाषाण युग का परिचय, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हो गया? हेडिंग लिखिए, लिख लीजिए। चैप्टर 1, इससे टेस्ट आप लोग दिए हैं, ज्यादा ही बेनिफिट होगा। इसका थ्योरी पढ़ने के बाद फिर ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो ज्यादा ही इस पे क्वेश्चन बन जाएगा आपका, एक भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि मान लीजिए इससे हट कर दिया है तो उसे घबराना नहीं है, उसको याद करना है या नोट कर लेना है। इतिहास, इतिहास और पाषाण युग का परिचय। ठीक है, इतिहास का विभाजन, अगला हेडिंग डालिए इसी में, इतिहास का विभाजन। इसको डालने के बाद इतिहास का विभाजन अगला हेडिंग है, इतिहास का विभाजन। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में। ठीक है, इसको लिखिए, इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन, और इतिहास को, इतिहास के विभाजन में इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला ऊपर लिखिए फर्स्ट में इतिहास। ठीक है, इतिहास, इतिहास के बारे में। फिर सेकेंड टॉपिक हो गया इतिहास और पाषाण युग का परिचय।
और फर्स्ट में हम लिखेंगे इतिहास का विभाग, विभाजन, 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 इतिहास का विभाजन। ठीक है, इतिहास का विभाजन में पहला नंबर 1 कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। फर्स्ट है प्रागैतिहासिक काल। पहला कौन है? प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल फर्स्ट नंबर 1 हो गया, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा डालिए आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा इसमें है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा नंबर 3 ऐतिहासिक काल। नंबर 3 लिखिए ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तीन भाग, कौन कौन? प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन 3 भागों में, फर्स्ट में प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। तीनों में डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस है इसके बारे में नंबर 1, 2 करके हम लिखेंगे। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल किसे कहेंगे, फिर आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है, फिर इसके बाद ऐतिहासिक काल में क्या होता है। तो पहला इसमें नंबर 1 पॉइंट लिखिए, ऐतिहासिक काल में, इस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं था। इसमें प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। ठीक है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। तो नंबर 1 पॉइंट इसमें हो गया, कोई लिखित साक्ष्य नहीं। इसमें क्या होगा? कोई लिखित साक्ष्य नहीं। नंबर 1 पॉइंट, कोई लिखित साक्ष्य नहीं, इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। फिर नंबर 1 इसमें लिख लीजिए आद्य ऐतिहासिक में, इस काल में लोगों को लिपि का ज्ञान था। इस काल में लोगों को लिपि का ज्ञान था। इसमें आद्य ऐतिहासिक काल में लिखना है, ये हो गया अलग अलग। ठीक है, ये अलग अलग लिखना है। फर्स्ट में आप प्रागैतिहासिक काल का क्या है खासियत, कि इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं था, कोई भी लिखित साक्ष्य इसमें नहीं मिला है। लेकिन आद्य ऐतिहासिक के काल में इसमें लोगों को लिपि के बारे में जानकारी था। आद्य ऐतिहासिक काल में इसमें क्या था, इस काल में लोगों को लिपि का ज्ञान था। इस काल में लोगों को लिपि का ज्ञान था, लिपि का ज्ञान था। लेकिन लिपि का ज्ञान था, लेकिन आगे क्या था? ज्ञान था, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें इस काल में लोगों को लिपि का ज्ञान था, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि का ज्ञान था, लोग लिपि जानते थे, लिखना भी जानते थे, लेकिन इस काल में जो लिपि का ज्ञान होते हुए भी इसको पढ़ा नहीं गया कि क्या था उसमें, क्या लिखा गया था, क्या नहीं लिखा गया था, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाया, क्योंकि पढ़ा ही नहीं गया। तो पढ़ा नहीं गया तो कुछ हमको जानकारी नहीं। कोई चीज लिखा है आपके पास,
रखे हैं उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे तो क्या लिखा है जानकारी नहीं हो पाएगी। तो ये जरूरी है कि जो चीज है उसको हम पढ़ पाए। मान लीजिए आपके पास कोई है और चाइनीज भाषा में, चाहे उर्दू में आपको पढ़ना नहीं आता है तो नहीं समझ पाइएगा कि क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ के जो भी किताब है, मुख्य किताब रामायण महाभारत, और संस्कृत में रहते हुए भी विदेश के लोग नहीं पढ़ पाते तो उसका अनुवाद लोग करता है, किस हिंदी में इंग्लिश में अनुवाद करेगा, फिर उसके बारे में समझेगा क्या है उसके बारे में। अब अगला हमारा आता है कि ऐतिहासिक। ऐतिहासिक किसे कहेंगे? जिसका लिखित साक्ष्य हो। लिखित साक्ष्य होगा तभी जानेंगे किसी के बारे में। इतिहास क्या है? ऐतिहासिक मीन्स किसी के बारे में हमको जानना कि उस समय की क्या स्थिति थी, तो इस काल के लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे। इस काल के जो इस काल में था, इस काल के लिखित साक्ष्य हमको क्या था? उपलब्ध था। लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। इस काल के लिखित साक्ष्य, इस काल के लिखित 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 साक्ष्य उपलब्ध है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। इस काल के लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। तीनों में पहले फर्स्ट में डिफरेंस आप समझ लीजिए। हो गया अर्चना? तीनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन 3 पार्ट में किया गया है। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा हो गया आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा ऐतिहासिक काल। तीनों का अलग अलग खासियत है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था कि कोई लिखित साक्ष्य इसमें नहीं था। किसी तरह का लिखा हुआ साक्ष्य हमको नहीं मिलता है। कोई प्रमाण इसमें नहीं मिलता है कि क्या लिखा था क्या नहीं लिखा हुआ था। लेकिन दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल जो ही आता है उसमें था कि इस काल के लोगों को लिपि का ज्ञान था। लिपि माने लिखना जानते थे, जिसे हम लोग लिख रहे हैं अभी हिंदी में। इसका लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक। और इंग्लिश में लिखते हैं तो उस लिपि का नाम क्या है? रोमन लिपि। तो सब उस समय लिपि का इन लोगों को ज्ञान था, लेकिन वो लिपि क्या था, क्या लिखा गया था, इसके बारे में अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। अभी तक पढ़ा नहीं जा सका कि मैंने क्या लिखा हुआ था। कैसे कि देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें कहा जाता है कि यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक माने चित्र देख कर हम लगाते हैं अनुमान की क्या था स्थिति। इसी तरह इस काल के लोगों को लिपि का ज्ञान था, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। उसके बारे में जानकारी नहीं मिला क्या क्या था। यहाँ था कि आगे तीसरा है कि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? किसी के बारे में हमको लिखित साक्ष्य मिले, उसके बारे में हम जानकारी कहीं ना कहीं से पढ़कर ज्ञात करें। और पढ़ने का मतलब कहीं ना कहीं लिखा हुआ है तभी पढ़ सकते हैं, नहीं तो इस तरह कहाँ पढ़ें। जब कोई चीज को हम पढ़ सके और लिख सके, पढ़ सके और लिख सके, वो हो गया ऐतिहासिक काल। मीन्स इस काल के लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, और उपलब्ध हैं तभी हम पढ़ पाएंगे। और पढ़ने के साथ साथ उसके बारे में क्या जानकारी है भी हम जानकारी लेते हैं। तो ये है पहला पॉइंट सब में। और दूसरा पॉइंट इसमें लिख लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट प्राग ऐतिहासिक काल में क्या है, तो दूसरा लिखिए आप लोग नंबर 2। इस काल में था लिपि का ज्ञान नहीं था। इस काल में दूसरा लिख लीजिए कि लिपि का ज्ञान नहीं था। किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता है, वीडियो बन रहा है, उससे कोई टेंशन नहीं है, आप लोग पूछिएगा, ठीक है। वो अभी काट कर डालना है, क्या करना है उसका टेंशन नहीं लेना, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक। ये लाइव नहीं, ठीक है। कोई लिखित साक्ष्य नहीं था। जब लिखित साक्ष्य नहीं होगा तो इसमें लिपि नहीं होगा, लिपि का ज्ञान नहीं था। तो लिख लीजिए दूसरा पॉइंट इसमें, लिपि का ज्ञान नहीं। इसमें लिपि का ज्ञान नहीं। जब साक्षी नहीं है लिखित तो लिपि का ज्ञान नहीं। दूसरा पॉइंट प्रागैतिहासिक में लिखिए, लिपि का ज्ञान नहीं। लिपि का ज्ञान नहीं, इसमें लिपि का ज्ञान नहीं, ठीक। आद्य ऐतिहासिक काल में दूसरा लिख लीजिए,
सेकेंड, इसी में तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, प्रागैतिहासिक काल में ही तीसरा लिख लीजिए पहले। केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही स्रोत है। इसमें क्या स्रोत है जानकारी का? कि केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही स्रोत है। केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही स्रोत है। केवल पुरातात्विक, केवल पुरातात्विक लिख लीजिए, केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही स्रोत है। 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 पुरातात्विक मीन्स खोदाई के बाद जो चीज हमको मिला वही साक्ष्य के रूप में इसमें हम प्राप्त किए। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल में यही साक्ष्य के रूप में जो खुदाई होने के बाद हमको प्राप्त हुआ वही था कि इस काल के लोग कैसे थे, क्या क्या यूज करते थे, क्या उनकी सभ्यता थी, कैसे लोग रहते थे। तो केवल पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से ही हमको पता चला। कैसे कि उस समय लिपि ही नहीं था और कोई लिखित विवरण ही नहीं था, कोई लिखित साक्षी नहीं था। इसके बाद चौथा इसमें पॉइंट है, उदाहरण के रूप में इसमें लिख सकते हैं कि किस काल की बात कहा जा रहा है? तो पाषाण काल की बात कहा जा रहा है। उदाहरण में लिख लीजिए इसमें पाषाण काल। चौथा में उदाहरण में लिख लीजिए पाषाण काल। और पाषाण काल किसे कहते हैं? पाषाण काल। पाषाण काल किसे कहा जाएगा? पाषाण काल किसे कहते हैं? पाषाण काल उसे कहते हैं जिसमें पत्थर का यूज होता था। छोटे छोटे पत्थर का यूज, बड़े बड़े पत्थर, मैंने पत्थर का ज्यादा यूज का था। पाषाण मीन्स होता है पत्थर और काल मीन्स होता है समय। पत्थर के समय को पाषाण काल कहा और पत्थर का ही यूज होता था इस काल में। जैसे किसी का शिकार करना है, चाहे कोई औजार के रूप में पत्थर का ही उपयोग होता है। तो ये हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में किसी को कोई डाउट? प्रागैतिहासिक काल में किसी को कोई डाउट है? इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं था। जब साक्ष्य नहीं है तो लिपि नहीं होगा, ये कन्फर्म है। यही से देख लीजिए, जब लिखित नहीं है तो लिखित के लिए क्या चाहिए? लिपि चाहिए। जब लिखित नहीं है तो लिपि नहीं है। तो इससे ये है, लिपि का ज्ञान ही नहीं था। इसके बाद है कि जब लिपि का ज्ञान नहीं था, लिख नहीं पाए, तो जानकारी कैसे हुआ? इसके बारे में हमको आखिर जानकारी कहाँ से मिला? तो पूरा तात्विक माने खोजाई हुआ, शोध हुआ, खोज के बारे में जो पूरा तात्विक खोदाई के बाद जो हमको आंकड़ा मिला, जो सामान वहां से मिला, उससे हम जानकारी लिए कि इसके बारे में क्या क्या जानकारियां हमको प्राप्त होती है। तो तीसरा हो गया कि पूरा तात्विक साक्ष्य। और इस साक्ष्य का उदाहरण क्या है? तो पाषाण काल, पत्थर के काल, पाषाण काल। ठीक। अब इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, उसमें बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? प्रागैतिहासिक काल में किसी को कोई दिक्कत है? इसमें उदाहरण के रूप में है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जिसे आपको बता रहे थे। इस काल के लोगों को लिपि का ज्ञान था, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। और उदाहरण में है वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता। उदाहरण में दूसरा नंबर पर उदाहरण में है सिंधु घाटी सभ्यता। और दूसरा हो गया वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के देखिए, इसमें लिपि को कहा जाता है भाव चित्रात्मक लिपि। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन में, आपको डायरेक्ट पूछा है कि इस के लिपि को क्या कहते हैं? भाव चित्रात्मक। मीन्स लिखित नहीं था, उसके फिगर देखकर उसमें क्या क्या था, कैसे लोगों का चित्र था, तो भाव लगाया जाता था कि ऐसा ऐसा लोग का एक्टिविटी था। ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक काल के उदाहरण में हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता।
जिससे इस काल में लिपि था लेकिन पढ़ा नहीं गया था। इस काल के लिपि को मीन्स सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को क्या कहेंगे? भाव चित्रात्मक लिपि था। उसी तरह वैदिक सभ्यता, ये सब का था उदाहरण कि लिपि के रहते हुए भी इनको हम पढ़ नहीं पाए, और जब लिपि को नहीं पढ़ पाएंगे तो भाव से हम चित्र से देख पाए कि क्या क्या एक्टिविटी है। ठीक है, सिंधु शादी सिंधु इसका लिपि के बारे में अभी तो नहीं मिला है वहां पढ़ने के लिए, लेकिन इसके बारे में दिया। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों उसी के अंतर्गत आता है। सिंधु घाटी के बाद इसके लिपि के बारे में जिक्र है कि इसके बारे में कहीं मिलेगा तो बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, आगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में इस काल के लिपि लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। इस काल के लिखित साक्ष्य, जब लिखित साक्ष्य रहेंगे तो क्या होगा? इस काल में लिखित साक्ष्य है तो इसमें लिपि भी पढ़ा गया। तो दूसरा पॉइंट इसमें लिख लीजिए, इस काल के लिपि को पढ़ा भी गया है। इस काल के लिपि को पढ़ा गया है। इस काल के लिपि को, ये दिखाई दे रहा है? इस काल के लिपि को पढ़ा गया है। इस काल के लिपि को पढ़ा गया है। इस काल के लिपि को पढ़ा भी गया है। पढ़ा भी गया है। इस काल के लिपि को पढ़ा भी गया। और तीसरा है इसमें उदाहरण के तौर पर, तीसरा इसी में लिख लीजिए, तीसरा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण क्या है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से वर्तमान तक, इसमें है उदाहरण 6ठी शताब्दी, उदाहरण के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से वर्तमान काल तक, वर्तमान काल तक। ठीक है, वर्तमान तक, वर्तमान तक या वर्तमान काल तक दोनों एक ही है। वर्तमान तक माने अब तक, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर अब तक इसका उदाहरण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से वर्तमान तक, इसके उदाहरण के रूप में अभी भी हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब जानकारी है हमको। इसमें बताइए कि इसी तरह का कोई दिक्कत? इतिहास और पाषाण युग का परिचय के बारे में। इतिहास का विभाजन कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन? तो पहला प्रागैतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक। तीनों के बारे में अलग अलग है कंसेप्ट। पहला है प्रागैतिहासिक। इसमें क्या था? इसमें कोई लिखित इसका साक्ष्य नहीं मिलता है। जब लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है मीन्स इससे पता चलता है कि इसमें लिपि नहीं था, लिपि का ज्ञान नहीं था लोगों को। जब लिपि का ज्ञान नहीं था तो इसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिला? तो इसमें पूरा तात्विक साक्ष्य जो है खुदाई हुआ था, पूरा तात्विक, उससे साक्ष्य से हमको जानकारी मिलता है। और इसका उदाहरण क्या है? पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल के बारे में। फिर उसी तरह मध्य ऐतिहासिक काल के बारे में। इसमें लोग क्या करते थे? लिपि के बारे में ज्ञान था, लेकिन जो लिपि था उसके बारे में पढ़ा नहीं। जो लिपि जानते थे और लिखते थे वो अब तक नहीं पढ़ा गया है। क्या लिखे हैं और क्या लिखे हैं जब पढ़ा नहीं गया तो उसके बारे में विशेष जानकारी नहीं कर पाते हैं। और नहीं जब करते हैं तो क्या है, इस तरह की लिपि कहाँ पर मिलती है हमको? सिंधु घाटी सभ्यता में और वैदिक सभ्यता में, दोनों जगह की लिपि यहाँ पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को भी हम नहीं पढ़ पाए हैं और वैदिक सभ्यता के लिपि को भी नहीं पढ़ पाए, इसीलिए विशेष जानकारी हम लोगों को इसमें नहीं मिल पाता है। इसके बाद इतिहास चालू होता है यहाँ, ऐतिहासिक काल। और इस काल में हमको क्या होता है? लिखित साक्ष्य मिलता है और लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध होने के काल मीन्स इस काल में लिपि था, उसका ज्ञान था।
और उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर अब तक के जो है उसके बारे में, इतिहास के बारे में हमको लिखित प्रमाण मिलता है। ठीक है, इतना। अब इसके बाद अगला आप हेडिंग डालिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। इसमें किसी तरह कोई डाउट नहीं ना किसी को? क्लियर है? सब लोग नोट कर लिए? ठीक है, तो इसको अब मिटाएंगे, मिटा दें। अगला हेडिंग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, सर्वेक्षण, सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ये हेडिंग डालिए, ये हेडिंग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। इसमें एक तरफ लिख लीजिए स्थापना और दूसरे तरफ लिख लीजिए स्थापना के बाद कब हुआ था, वो इसके बारे में कौन किए थे। ठीक है, स्थापना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, फर्स्ट पॉइंट है स्थापना। स्थापना कब हुआ था? स्थापना, स्थापना कब हुआ था? पहला फर्स्ट पॉइंट हो गया स्थापना। स्थापना कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में, 1861 में स्थापना कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसमें लिख लीजिए, संस्थापक कौन थे? संस्थापक या भारतीय पुरातत्व के जनक, संस्थापक या भारतीय पुरातत्व के जनक, संस्थापक या संस्थापक या भारतीय, संस्थापक या भारतीय पुरातत्व के जनक, संस्थापक या भारतीय पुरातत्व के जनक। स्थापना 1861 ईस्वी, संस्थापक और भारतीय पुरातत्व के जनक दोनों एक ही है। संस्थापक और जनक दोनों एक ही लोगों का नाम है। तो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, इनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। संस्थापक या भारतीय पुरातत्व के जनक कौन हो गए? अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, इनका नाम याद रखिएगा। संस्थापक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। जो खुदाई हुआ था स्टार्ट भारतीय पुरातत्व के, तो स्टार्टिंग में यही संस्थापक भी थे और इनको कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, 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 ये अलेक्जेंडर हो गए, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये है अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये इनका नाम है। संस्थापक या भारतीय पुरातत्व के जनक इनको कहा जाता है। ठीक है, हुआ? अगला पॉइंट इसमें लिख लीजिए, वायसराय। उस समय वायसराय कौन थे इंडिया में जब ये पुरातत्व का हुआ था? तो वायसराय कौन थे? तो वायसराय लिख लीजिए, वायसराय,
वायसराय। कैसे कि हमारा देश क्या था, हमारा देश परतंत्र था, गुलाम था। उस समय जब ये संस्थापक या जनक जो थे, जब थे उस समय हमारा देश क्या था, अंग्रेजों के हाथे गुलाम था। और गुलाम था तो उस समय आते थे क्या, वायसराय। वायसराय कौन थे तो लिख लीजिए, वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, वायसराय लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। वायसराय कौन हो गए, लॉर्ड कैनिंग। स्थापना 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में संस्थापक या भारतीय पुरातत्व के जनक कौन हो गए, अलेक्जेंडर कनिंघम। और वायसराय उस समय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी पूछता है, लॉर्ड कैनिंग के बारे में भी पूछ सकता है कि उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। स्थापना कब हुआ था, तो 1861 ईस्वी में। और संस्थापक या भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक, अगला लिख लीजिए। अगला मंत्रालय, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो मंत्रालय लिख लीजिए इसमें। मंत्रालय, मंत्रालय ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मंत्रालय कौन हो गया, सांस्कृतिक मंत्रालय। इस किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, तो सांस्कृतिक मंत्रालय। सांस्कृतिक मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत इसको रखा गया, सांस्कृतिक मंत्रालय। और एक और इसमें पॉइंट है, एक और लिख लीजिए। प्रथम भारतीय महानिदेशक, प्रथम भारतीय महानिदेशक, प्रथम भारतीय महानिदेशक, ये आ रहा है, दिखाई दे रहा है, प्रथम भारतीय महानिदेशक। प्रथम भारतीय महानिदेशक, प्रथम भारतीय महानिदेशक दयाराम साहनी। प्रथम भारतीय महानिदेशक, प्रथम भारतीय महानिदेशक दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। प्रथम भारतीय महानिदेशक दयाराम साहनी। आ रहा है समझ में कि नहीं, आ रहा है, नीचे वाला दिखाई दे रहा है, नहीं ये प्रथम भारतीय महानिदेशक दिखाई दे रहा है कि नहीं, प्रथम भारतीय महानिदेशक लिख लीजिए दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिला, क्या क्या मिला, तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बारे में हमको कहाँ कहाँ कैसे कैसे जानकारी हो, तो फर्स्ट बार में इसका देखते हैं कि स्थापना कब हुआ था, तो 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, तो 1861 ईस्वी में। और 1861 ईस्वी में हमारा देश क्या था, गुलाम था। ठीक है, तो गुलाम था उस समय। भारतीय संस्थापक या भारतीय पुरातत्व के जनक मीन्स भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग के संस्थापक कौन थे या जनक कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, और उस समय पूछता है कि वायसराय कौन थे। वायसराय, तो वायसराय बनते थे, हमारा देश किसके हाथों गुलाम था, तो अंग्रेजों के हाथ। अंग्रेज लोग ही क्या बनते थे, वायसराय। तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग कौन थे, अंग्रेज थे। और यही उस समय वायसराय थे जब हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था, बना था, स्थापना हुआ था। उस समय की बात है कि उस समय लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे। आगे ये मंत्रालय पूछता है कि मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ये मंत्रालय अलग अलग है, बहुत सा मंत्रालय है हमारे देश में, बहुत सा मंत्रालय बना गया है।
और जिसमें एक मंत्रालय है सांस्कृतिक मंत्रालय, जिसके अंतर्गत आता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, इसके अंतर्गत सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को रखा गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके प्रथम भारतीय महानिदेशक कौन थे? तो प्रथम भारतीय महानिदेशक थे दयाराम साहू। ठीक है, इतना पॉइंट इसमें आप लोग याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर अगला पॉइंट इसके बारे में हो गया है। एक लिख लीजिए नोट करके, पाषाण काल में मनुष्यों का पूरा जीवन, 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 पाषाण काल में मनुष्यों, पाषाण काल में मनुष्यों का पूरा जीवन, पूरा जीवन, पूरा जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द, पूरा जीवन पत्थरों के इर्द, पत्थरों के इर्द गिर्द, पत्थरों के इर्द गिर्द, पत्थरों के इर्द गिर्द टिका हुआ था, पत्थरों के इर्द गिर्द टिका हुआ था, पत्थरों के इर्द गिर्द टिका हुआ था। इसलिए 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 इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। इसलिए इस काल को, इसलिए इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। इसलिए इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। क्या हो गया? पाषाण काल में मनुष्यों का पूरा जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द था। मीन्स पत्थर से का ही हमें यूज करते थे वो लोग। पत्थरों के बने औजार या कोई भी वर्क होता था, पत्थर का ज्यादा ये लोग यूज करते थे अपने लाइफ में। तो मीन्स पत्थरों के इर्द गिर्द ही टिका हुआ था। इसलिए इस काल को हम लोग क्या कहते हैं? पाषाण काल। और पाषाण मीन्स आप लोग को पता ही है, पत्थर होता है। अगला हेडिंग डालिए, भारतीय प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। भारतीय प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। अगला हेडिंग है भारतीय प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। अगला हेडिंग भारतीय प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। ये हो गया? ये नोट हो गया? मिटा दे, मिटा देना। भारतीय प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। भारतीय प्रागैतिहासिक काल, भारतीय प्रागैतिहासिक काल ओब्लिक या पाषाण काल, पाषाण काल। भारतीय प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, भारतीय प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, भारतीय प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल को 3 भागों में हम बांटते हैं।
तीन का अलग अलग है। पहला है पूरा पाषाण काल। पहला इसमें नंबर 1 पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। पहला हो गया पूरा पाषाण काल और इसका टाइम पीरियड है 25 लाख बीसी से लेकर 25 लाख बीसी। बीसी मीन्स ईसा पूर्व। 25 लाख बीसी, 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 बीसी। 10,000 बीसी। बीसी मीन्स समझ रहे हैं ना, ईसा पूर्व। आप लोग समझ रहे हैं, बीसी मीन्स ईसा पूर्व। मैंने 25 लाख बीसी से लेके 10 लाख बीसी तक किसका टाइम पीरियड है? पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है। ये टाइम, इतने तक के काल को हम क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल नहीं, पूरा पाषाण काल। अगला लिख लीजिए। अगला है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण, मध्य पाषाण, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और इसका टाइम पीरियड है 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी। 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी। और आगे आता है नौ पाषाण काल, तीसरा। नौ पाषाण, नौ पाषाण काल, नौ पाषाण काल। और ये होता है 4,000 बीसी से लेके 1,000 बीसी। 4,000 बीसी से लेके 1,000 बीसी। ठीक। तो भारतीय प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिए। पहला हो गया पूरा पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड आपको है 25 लाख बीसी। 25 लाख बीसी, या इसको ईसवी पूर्व भी कह सकते हैं। 25 लाख ईसवी पूर्व से लेके 10,000 ईसवी पूर्व तक। ठीक। और आप लोगों को पता है कि ये क्या है? घटते क्रम में। ईसवी पूर्व क्या घटते क्रम में चलता है, मैंने सबसे बड़ा रहता है उससे छोटा के तरफ। 25 लाख बड़ा है और 10,000 क्या है? छोटा है। तो ये घटते क्रम में मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसका होता है। क्रम जो होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 25 लाख बीसी माने 25 लाख ईसवी पूर्व से लेकर 10,000 ईसवी पूर्व। उसी तरह मध्य पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड क्या है? अब 10,000 ईसवी पूर्व से लेकर 4,000 ईसवी पूर्व। और लास्ट हो गया नौ पाषाण काल। नौ पाषाण क्या है? 4,000 ईसवी पूर्व से लेकर 1,000 ईसवी पूर्व। टाइम सबका पता चल गया, टाइम पीरियड। और सबका डिफरेंस है। इतने काल के बाद ये आए और इसमें क्या हुआ, फिर इसमें क्या हुआ, सबका अलग अलग। यानी पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ, फिर नौ मध्य पाषाण में क्या हुआ, फिर नौ पाषाण काल में क्या। ठीक है, सबका अलग अलग टाइम पीरियड। ठीक, कितना हुआ टाइम? अभी टाइम है। आगे आगे नोट में लिखे, रॉबर्ट ब्रूस फुट को, रॉबर्ट ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट, नोट कर लीजिए। रॉबर्ट ब्रूस फुट, हाँ रॉबर्ट, हाँ नोट्स में लिख लीजिए, नोट करके, चाहे इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख लीजिए। रॉबर्ट ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय, रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक का, भारतीय प्रागैतिहासिक, भारतीय प्रागैतिहासिक, भारतीय प्रागैतिहासिक
का जनक कहा जाता है, प्रागैतिहासिक का जनक जनक कहा जाता है। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ये क्या थे, किसका जनक थे? तो भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक इनको कहा जाता है। ठीक, भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक, भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक किसे कहते हैं? रॉबर्ट ब्रूस फुट, याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट। अब इसके बाद हेडिंग पहला आपको डालना है पूरा पाषाण काल। हेडिंग नंबर 1 पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, भारतीय प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल का 3 भाग। पहला क्या हो गया? पूरा पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड कितना है? 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेके 10,000 ईस्वी पूर्व। दूसरा क्या हो गया? मध्य पाषाण काल, 10,000 ईस्वी पूर्व से लेके 4,000 ईस्वी पूर्व। इसके बाद हो गया नव पाषाण काल, इसका क्या है? 4,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व। तो सबको याद रहेगा? ठीक है, याद रहेगा ना? तो पहला हेडिंग पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, और इसमें लिख लिए अर्थ, अर्थ पूरा पाषाण काल, और इसमें पहला हेडिंग दे लिए अर्थ, यानी पूरा पाषाण काल का अर्थ क्या? पूरा पाषाण काल का अर्थ क्या होगा? तो लिख लीजिए इसमें, या समझ लीजिए, ग्रीक भाषा में लिथोज का अर्थ होता है पत्थर। लिथोज का अर्थ होता है पत्थर। तो ग्रीक भाषा में ये होता है, लिख लीजिए, ग्रीक 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 भाषा, ग्रीक भाषा में लिथोज 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 ग्रीक भाषा में लिथोज नहीं, लिथोस लिखिएगा, लिथोस, लिथोस। ग्रीक भाषा में लिथोस का अर्थ है, लिथोस का अर्थ है, लिथोस का अर्थ है पत्थर। लिथोस का अर्थ है पत्थर। और पैलियो का अर्थ है, लिथोस का अर्थ है पत्थर, और पैलियो, पैलियो, पैलियो का, पैलियो का, पैलियो का अर्थ है प्राचीन। पैलियो का अर्थ है, पैलियो का अर्थ है प्राचीन, प्राचीन। पैलियो का अर्थ, पैलियो का अर्थ प्राचीन है, पैलियो का अर्थ प्राचीन है। पूरा पाषाण काल में इसका अर्थ क्या हो गया? ग्रीक भाषा में लिथोज, इंग्लिश वर्ड हो गया लिथोस पैलियो। लिथोस पैलियो, लिथोस मीन्स होता है पत्थर, और पैलियो मीन्स होता है प्राचीन। ठीक, लिथोस मीन्स होता है पत्थर, और पैलियो मीन्स होता है प्राचीन। अगला इसमें लिख लीजिए, अगला है खोजकर्ता। इसके खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता, खोज, खोजकर्ता। और खोजकर्ता में कौन अभी लिखवाए थे आपको? रॉबर्ट ब्रूस फुट। लिख लीजिए, रॉबर्ट ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट। खोजकर्ता कौन होंगे? रॉबर्ट ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट।
और अगला इसमें अगला पॉइंट है, अगला विशेषता। विशेषता अगला पॉइंट है, विशेषता। विशेषता विशेषता अगला पॉइंट है विशेषता। ठीक है, विशेषता में पहला लिख लीजिए इन लोगों का क्या खासियत था, क्या विशेषता थी। तो सबसे पहले फर्स्ट है कि खाद्य संग्रह। खाद्य संग्रह, खाद्य संग्राहक थे, खाद्य का संग्रह करते थे। तो हाँ, विशेषता में पहला लिख लीजिए खाद्य संग्राहक। विशेषता में पहला खाद्य संग्राहक क्या थे, खाद्य संग्राहक थे। दूसरी विशेषता क्या थी, विशेषता मीन्स खासियत क्या थी, कैसा इन लोगों का लाइफ स्टाइल था, क्या ये लोग करते थे। तो पहला था कि खाद्य संग्राहक थे, दूसरा क्या था कि शिकारी थे, शिकार करते थे, मारते थे तभी खाते थे, तो शिकारी थे। पहला था कि खाद्य संग्राहक थे, दूसरा खासियत था इनका, विशेषता था कि शिकारी थे। तीसरा विशेषता क्या है, तीसरा विशेषता क्या है कि पत्थर के मोटे और औजार का उपयोग करते थे। तो पत्थरों के मोटे और भद्दे, पत्थरों के मोटे और भद्दे, पत्थरों के मोटे और भद्दे, मोटे और भद्दे, पत्थरों के मोटे और भद्दे, पत्थरों के मोटे, मोटे और भद्दे, मोटे और भद्दे, मोटे और भद्दे हथियारों का प्रयोग। मोटे और भद्दे हथियारों का, मोटे और भद्दे हथियारों का, हथियारों का प्रयोग, मोटे और भद्दे हथियारों का प्रयोग करते थे। और चौथा था, चौथा इनकी विशेषता, अगला विशेषता था शैलाश्रय, शैलाश्रय। अगला विशेषता था शैलाश्रय, शैलाश्रय। शैलाश्रय मीन्स समझ में आ रहा है, शैलाश्रय, शैलाश्रय मीन्स इनका आश्रय था पत्थर के, जो पत्थर बना हुआ था पत्थर के अंदर छिपे हुए थे, माने पहाड़, ये पत्थर था, गुफा था, उसमें रहते थे। शैलों का जो था गुफा, शैल को ही अपना आश्रय बनाते थे। ऊपर से शैल पत्थर उथर था और नीचे ये लोग रहते थे, शैलाश्रय। कैसे मकान उस समय था नहीं, जंगल में रहते थे, तो जय मनता है रहते थे, शैलाश्रय ही इनका मेन था। और पत्थर था, तो पत्थर को अच्छा से बनाने के लिए इन लोगों के पास साधन भी नहीं था, तो मोटे और भद्दे जैसे थे वही हथियार के रूप में ये लोग यूज करते थे। और इस हथियार से क्या करते थे, लोग शिकार करते थे, और शिकार करने के बाद वही खाते थे। पत्थरों के मोटे और भद्दे हथियार का प्रयोग करके शिकार करते थे, और वो शिकार के रूप में ये खाद्य संग्राहक के रूप में इधर उधर घूमते रहते, एक जगह से दूसरे जगह। अस्थायी निवास इनका उस समय नहीं था। अगला इसमें है, इसमें विशेषता का थी कि आग की खोज किंतु इस्तेमाल नहीं। इसी में आग की खोज हुआ था लेकिन इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आग की खोज, आग की खोज, आग की खोज, लेकिन इस्तेमाल नहीं, लेकिन इस्तेमाल नहीं। आग की खोज हुआ था लेकिन इस्तेमाल नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ये याद रखिएगा कि आग की खोज कब हुई थी, आग की खोज कब हुई थी, पूरा पाषाण काल में। एक यही खोज है कि जो पूरा पाषाण काल में हुआ, और बाकी जितना खोज आता है नौ पाषाण काल। ठीक, तो एक आप याद रखिएगा कि आग की खोज पूरा पाषाण काल में, और पूरा पाषाण काल में आग की तो खोज हो गई लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। अगला लिखिए,
अगला इसमें आता है साक्ष्य। साक्ष्य के रूप में कहाँ कहाँ साक्ष्य हमको मिला है, अगला इसमें पॉइंट होता है। ये हो गया ना, ये समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी तरह का किसी को डाउट है? ये पढ़ने के बाद फिर जो बनाए हैं ऑब्जेक्टिव आप लोग फिर से एक बार देखिएगा कि उसमें आपको टैली कर रहा है कि नहीं। बहुत सारा क्वेश्चन है जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद, नोट्स पढ़ने के बाद एक एनसीईआरटी होगा तो पढ़ लीजिएगा, नहीं लुसेंट होगा तो पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है आप बना लीजिएगा किसी भी किताब से, लुसेंट हो चाहे अदर कोई भी किताब हो उससे बनाइएगा, तो अधिक से अधिक आपको इसमें समझ में आएगा क्या कैसे ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो भारतीय प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। पहला इसमें होगा पूरा पाषाण काल, और पूरा पाषाण का कितने तक टाइम पीरियड है? 25 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी, मैंने 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेके 10,000 ईस्वी पूर्व। इसमें था कि अर्थ इसका क्या, इसमें क्या अर्थ होता है? तो ग्रीक भाषा में लिथोज का अर्थ है पत्थर, और इसके बाद पैलियो का अर्थ होता है प्राचीन, माने प्राचीन पत्थर। प्राचीन पत्थर के बारे में हमको जानकारी इसमें। ठीक है, पत्थर कैसा पत्थर? तब प्राचीन। ठीक है, प्राचीन काल के पत्थर के बारे में हमको क्या मिलता है? जानकारी यहां से मिलता है। और इसके बारे में क्या था? इसके खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस हुट थे। और इनकी विशेषता क्या थी? ये जो रहते थे तो इनका विशेषता क्या थी? तो फर्स्ट विशेषता था कि खाद्य संग्राहक थे। खाद्य की संग्राहक माने खाने के लिए खोजते रहते थे कि कहाँ हमको मिले, खोज में रहते थे हमेशा। और दूसरी इसकी विशेषता थी कि ये शिकारी थे, शिकार करते थे। और शिकार किससे करते थे? तो पत्थर के जो मोटे और भद्दे औजार थे उसी से ये लोग शिकार करते थे। और इसके बाद शिकार करने के बाद तो खाना खा लिए, लेकिन रहते कहाँ थे? इनका रहने का जो आश्रय था शैलाश्रय। ठीक है, इनके रहने का आश्रय शैलाश्रय था। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें खोज एक होता है, किसकी खोज होता है? तो आग की खोज होता है। आग का खोज हो जाता है, लेकिन आग का इस्तेमाल कैसे किया जाए इसका उन लोगों के पास जानकारी नहीं था। ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल वो लोग नहीं कर पा रहे थे। अगला लिखिए, इसमें साक्ष्य। साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलता है हमको? तो पहला साक्ष्य में लिखिए, पहला हेडिंग डालिए साक्ष्य। एक मिथिलेश जी इसको चेक कर लीजिए कि सही आ रहा है कि नहीं। आइए था यही इतिहास का है, याद है ना? नहीं याद है? कोई बात नहीं, याद नहीं है तो बढ़िया है। तो बोले